हेलो बच्चों। तो मशीनिंग के रिवीजन में ये सेकंड क्लास है आप लोगों के लिए। आई होप आपने पहली क्लास अच्छे से देख ली होगी, समझ ली होगी। और आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस में और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ मैंने अपनी तरफ से भी डिजाइन किए हैं, थोड़े बहुत मैंने प्रीवियस ईयर के भी लिए हैं। वैसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं आपको प्रीवियस ईयर के करा चुका हूं, तो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत प्लेन है। ठीक है, इन क्वेश्चन की मदद से आप लोग अपनी रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम बैक रेक एंगल इन ए कटिंग टूल। जब आप रेक एंगल चूज करेंगे पर्टिकुलर किसी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से क्या होंगी? ठीक है, कंसिडरेशन या कंसिडरेशंस सारे हो सकते हैं। वर्क पीस मटेरियल, कटिंग टूल मटेरियल, टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, याद रखना ये सारे आप लोग कंसीडर करेंगे। वर्क पीस मटेरियल, मान लीजिए आपका मटेरियल जो है बच्चों वो ब्रिटल है या डक्टाइल है, ये हो सकता है बच्चों। कटिंग टूल मटेरियल, क्या आप HSS का टूल यूज कर रहे हैं या कार्बाइड का टूल यूज कर रहे हैं? ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड वट एवर जो भी है, या सिरेमिक का टूल आप यूज कर रहे हैं या डायमंड का एटसेट्रा। ठीक है, और टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन कौन सा है बच्चों? इंटरमिटेंट है, रुक रुक कर होने वाला मशीनिंग ऑपरेशन है जैसे कि शेपर, प्लेनर, या कंटिन्यूअस मशीनिंग ऑपरेशन है जैसे कि टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है जब आप ऑप्टिमम बैक रेक एंगल चूज करते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि ना तो टूल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, और साथ साथ ना ही बच्चों आपका टूल का जो है बच्चों वो चिप का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए या बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू लेते हैं, इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। कई चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं, उसे ऑप्टिमम रेक एंगल कहा जाता है बच्चों, ऑप्टिमम कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ आप लोगों को लिस्ट दे रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्कपीस मटेरियल याद रखना बच्चों, अगर ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको सब बता दिया है बच्चों, ठीक है, कि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कपीस मटेरियल ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कपीस मटेरियल ही है। ठीक है, ओके। तो लेकिन ऑल ऑफ द अबव यहां से लिखा कि इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बट इन एग्जाम, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर्कपीस मटेरियल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए कैसे, अगर सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, कॉपर है, ऑल दीज आर सॉफ्ट, है ना, तो आप जो है पॉजिटिव रेक एंगल लेंगे सबसे बड़ी बात, और 10 से 20 डिग्री लेंगे। 10 से 20 डिग्री मैं और कंफाइन करता हूं इसे, कहीं कहीं आपको 10 से 15 डिग्री भी मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, चिप फ्लो अच्छा होता है, कटिंग फोर्स कम हो जाता है, और क्लॉगिंग जो होती है, चिप एक दूसरे में फंसती नहीं है, मशीनिंग एरिया से सीधा बाहर चली जाती है। अब मीडियम हार्ड मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वो 0 से 10 डिग्री, यानी कि आप क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे बच्चों, 0 और 1 से 10 डिग्री, मतलब रहेगा पॉजिटिव ही, 0 से पॉजिटिव। ब्रॉन्ज या ब्रास के लिए बच्चों 0 डिग्री सही रहता है, जबकि माइल्ड स्टील के लिए 10 डिग्री बहुत अच्छा रहता है बच्चों। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो इससे क्या होता है, इससे भी बड़ा अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं बच्चों। हार्ड मटेरियल के लिए कितना लेते हैं याद रखना, हार्ड मटेरियल के लिए जैसे कि स्टील, अब ये जैसे टूल स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, इसको तो पढ़ते ही नहीं हम हार्ड में, हम तो कास्ट आयरन को पढ़ लेते हैं ना सीधा। टाइटेनियम है, ऑल दीज आर हार्ड मटेरियल। तो इसके लिए हम -5 से 0 डिग्री लेंगे, याद रखना बच्चों। ठीक है, हाँ, 0 डिग्री रेक एंगल को हम न्यूट्रल रेक भी कहते हैं। सो ठीक है, इससे क्या होता है कि टूल अब जैसे जैसे माइनस की तरफ जाएगा रेक एंगल, टूल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि मटेरियल को कट करने में ज्यादा कटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव रेक एंगल के जो कटिंग टूल होते हैं उनमें कटिंग फोर्स हायर लगता है, ज्यादा लगता है। अब हायर अगर पॉजिटिव रेक एंगल में लगाएंगे तो चिपिंग हो जाएगी कटिंग एज की, जिससे उसके टूटने का खतरा रहता है, तो इस वजह से आप इसे नहीं लगाते। ठीक है, आप नेगेटिव लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ इन मटेरियल्स को हाई स्पीड पर मशीन करना पड़ता है, तो नेगेटिव रेक एंगल के साथ हाई स्पीड मशीनिंग भी पॉसिबल है, पॉजिटिव के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है, ये हार्ड थे, हार्ड एंड टफ, लेकिन ये होता है ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन, सिरेमिक, इसमें और नेगेटिव हो जाता है -10 to -5। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, टूल वाइब्रेशन भी कम होते हैं और चिप ब्रेकिंग भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से साइड कटिंग एज एंगल भी आप चूज कर सकते हैं, ये लिस्ट भी मैंने दे दिया आपको। सॉफ्ट मटेरियल के लिए
बस यही याद रखना बेसिकली। सॉफ्ट मटेरियल 30 से 60 लेते हैं बच्चों, हायर लेते हैं, याद रखना। हार्ड मटेरियल के लिए बच्चों, हार्ड मटेरियल जितने भी हैं बच्चों उनके लिए 5 से 30 डिग्री लेते हैं बच्चों। और फ्रेजाइल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन, ग्लास, सिरेमिक, इनके लिए बच्चों और छोटा लेता है। जितना मटेरियल हार्ड और ब्रिटल होता चला जाएगा, साइड कटिंग एज एंगल कम होता चला जाएगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखना बच्चों, ये वैल्यू थोड़ा सा याद। और ये रीजन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे आया नहीं है, कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आया, बट स्टिल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से एंड कटिंग एज एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। साइड कटिंग एज रेक एंगल मैंने बता दिया, एंड कटिंग एज एंगल सॉफ्ट के लिए। अब देखिए सॉफ्ट से हार्ड की तरफ घटता जा रहा है, ये सॉफ्ट है, ये आपका हार्ड है बच्चों, तो घटता जा रहा है, कम। सॉफ्ट के लिए ज्यादा लेंगे, हार्ड के लिए कम लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल में जो कटिंग एज है उसमें इलास्टिक रिकवरी ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा चाहिए होता है चिप को, इसलिए इन्हें ज्यादा लेते हैं बच्चों। तो 10 से 20 डिग्री लेते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए 5 से 10 डिग्री लेते हैं बच्चों। और बहुत ही हाईली फिनिशिंग ऑपरेशन जो होते हैं बच्चों, उसके लिए बहुत ही स्मॉल लेते हैं, 5 से 8 डिग्री लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। एंड कटिंग देखिए, जैसे साइड कटिंग एज का अगर आपको फंक्शन देखना है, साइड कटिंग एज का, तो ये होगा वाइडर चिप्स, इंप्रूव्ड मटेरियल रिमूवल और रिड्यूस कटिंग रेजिस्टेंस। ये साइड कटिंग एज एंगल का क्या है बच्चों, एक वो है फायदा। ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों कंसंट्रेट कटिंग फोर्स, मतलब इससे कटिंग एक्शन अच्छा होता है, इंप्रूव होता है, ये सब चीजें। ओके, तो ये देख लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने रिलीफ एंगल भी दिया है बच्चों। सॉफ्ट के लिए हाई लेते हैं और हार्ड के लिए कम लेते हैं। देखिए सॉफ्ट मटेरियल 12 से 20 डिग्री, मीडियम हार्ड के लिए 6 से 12, हार्ड मटेरियल के लिए 6 से 8 और ब्रिटल के लिए 5 से 8। तो आपको एक्चुअली सॉफ्ट और बाकी 6 डिग्री से 12 डिग्री तक, 5 डिग्री से 12 डिग्री तक इनके लिए याद रखना है। ठीक है, मटेरियल देख लीजिए कौन कौन से। अब ये जो होता है रिलीफ एंगल, इससे फ्रिक्शन कम होता है, हीट जनरेशन कम होती है, एफिशिएंट कटिंग होती है, बस ये होता है बच्चों। बाकी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये सारा डेटा मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आगे आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल विच इंपैक्ट सरफेस फिनिश। ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल का वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है जो सरफेस फिनिश को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? इनमें से देखिए मैं आपको दे रहा हूं लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और कैसे दे रहा हूं बच्चों? डिक्रीजिंग, मतलब मैं दे रहा हूं आपको इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस की फॉर्म में। ये याद रखिएगा बच्चों आप, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस सबसे, ठीक है, सबसे कम इफेक्ट जो डालता है बच्चों, सबसे कम इफेक्ट, दैट इज नोज रेडियस, तो सबसे कम इफेक्ट होगा नोज रेडियस सब। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्रोल करेंगे आप कटिंग स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे। और फाइनली जो हमारा आंसर भी है बच्चों, फीड रेट। ये हमारा आंसर है, फीड रेट। अच्छा, ज्योमेट्री का पूछ रहा है, आई एम सॉरी, ये ज्योमेट्री का पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है फीड रेट। लेकिन फीड रेट जो है बच्चों, याद रखना, वो ज्योमेट्री नहीं है। अगर ज्योमेट्री ना कहता, ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल ना कहता, तब आपका आंसर हो जाता फीड रेट। लेकिन अभी ज्योमेट्री का है, तो ज्योमेट्री में तो रेक एंगल, रिलीफ एंगल, नोज रेडियस यही आता है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा बच्चों? मैं इसे वो कर देता हूं क्लियर। अब मेरा आंसर होगा नोज रेडियस, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ज्योमेट्री ना कहता तो फीड रेट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सरफेस रफनेस जो होती है बच्चों, एच मैक्स, ये रफनेस है, याद रखना बच्चों, रफनेस। ये दो चीजों पे वो करती है डिपेंड, एक तो फीड और एक नोज रेडियस। अब फीड का स्क्वायर है, नोटिस कीजिए, फीड स्क्वायर है, तो स्क्वायर चीज का इस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नीचे स्क्वायर नहीं है ना, फीड का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर्ड चीजें होती हैं उनका पैरामीटर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ये 8 है, ठीक है, तो ये सीधा 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 था तो 16 था, 8 है तो 64 हो गया, 64। ये इसका क्या है बच्चों? मान लीजिए 2 है, ये 4 है तो 32, ठीक है, और 8 है तो 64। चलिए तो एक जैसी वैल्यू हो गई, 2 ले लीजिए, 2 और 5 ले लीजिए, ये 4 हो जाएगा 2 पर, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, और 5 पे ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40।
ठीक है, तो यही दो पैरामीटर हैं बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्क्वायर्ड का इसलिए पड़ता है, देखिए नोज रेडियस और फीड में बहुत फर्क होता है। नोज रेडियस बहुत कम होती है, तो बहुत कम वैल्यू का जो है 8 गुना करना है आपको। फीड इसके करस्पॉन्डिंग हायर होती है, तो इसका स्क्वायर होगा, डबल हो, मतलब काफी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से फीड का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बच्चों कटिंग स्पीड, जो कि फॉर्मूले में नहीं दिख रहा आपको, बट स्टिल है, ठीक है, स्टिल है। अगर बहुत लो कटिंग स्पीड कर देंगे आप तो सरफेस फिनिश खराब हो जाएगी, ठीक है। और नोज रेडियस, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, मैंने इसमें काफी कॉन्सेप्ट आपको दिए। ओके, ये देखिए बच्चों, नोज रेडियस का फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है बच्चों। रिड्यूस टूल मार्क्स एंड इंप्रूव सरफेस स्मूथनेस, ये किसके लिए है बच्चों आपका? ये है आपका ज्योमेट्री का, ये ज्योमेट्री का इफेक्ट मैंने आपको दिए हैं यहां पर। रेक एंगल का फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इससे चिप फ्लो इनहेंस होता है, जिससे कटिंग रेजिस्टेंस यानी कि कटिंग फोर्स कम लगेगा। जब कटिंग फोर्स कम लगेगा तो समझ जाना फिनिशिंग अच्छी ही आएगी। रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल से क्या होता है? रबिंग कम होती है, जिससे टूल वियर भी कम होती है, स्मूथ मशीनिंग होती है। साइड कटिंग एज, इससे चिप की थिकनेस क्या होती है, इनको इफेक्ट पड़ता है। साइड, जैसे साइड कटिंग एज बढ़ता जाता है, चिप थिकनेस आपकी मतलब चिप विड्थ या थिकनेस, क्रॉस सेक्शन जो है बच्चों आपका वो घटता चले जाता है। तो फिनिश यूनिफॉर्मिटी, और फिनिशिंग में यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। एंड कटिंग एज जो होता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एड कटिंग एज शार्पनेस, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो मैंने आपको दिए हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछेगा, ये आपका ऑर्डर ऐसे होगा, ऑर्डर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, बट स्टिल अगर मान लीजिए ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और आपका ये दे दे, या सिर्फ इतना लिख दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ज्योमेट्री में, ठीक है। बाकी पीछे मैंने आपको लिख ही दिया है बाकी क्या होता है। कंसीडर ए मशीनिंग प्रोसेस इन विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ये कटिंग वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है, VC ऑन एन एल्यूमिनियम राउंड बार विद द डेप्थ ऑफ कट इज 0.1 mm। ये डेप्थ ऑफ कट हो गई बच्चों, एंड ये हो गई आपकी फीड। ये फीड होगी बच्चों, लिखा नहीं है, छूट गया वो, mm पर रेवोल्यूशन में ना फीड होगी। कैलकुलेट द MRR, मटीरियल रिमूवल रेट। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कटिंग वेलोसिटी इंटू फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट। ये mm³ पर मिनट में आना चाहिए बच्चों आंसर, ठीक है। VC क्या mm पर मिनट में है? यस है, तो इसको लिखेंगे हम बच्चों 5। फीड mm पर रेवोल्यूशन में है, बिल्कुल है 0.2, कुछ चेंज नहीं होगा, D mm में है बिल्कुल। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 5 दूनी 10 है 0.1 mm³ पर मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो आपको याद रखने हैं, मैंने ही बताया आप लोगों को। जैसे ही कटिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, MRR बढ़ेगा। MRR बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाना बच्चों, ठीक है। और टूल लाइफ जो इनिशियली तो बढ़ेगी, लेकिन फिर घटती चली जाए। बहुत ज्यादा कटिंग वेलोसिटी लेने पे टूल लाइफ खत्म होती चली जाती, ठीक है। टूल लाइफ ठीक है, इनिशियली मतलब बहुत कम, बहुत ही कम आपकी इंक्रीज होती है, बाकी डिक्रीज ही होती है, डिक्रीज ही होती है, ठीक है। आपको वैसे भी पता है कि कटिंग वेलोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टूल लाइफ के, ये याद रखें, ठीक है, टूल लाइफ के, ठीक है। बल्कि इसमें से ये हटा देना, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप एनालिसिस के बाद आता है। आप सिर्फ ये पढ़िए, ऑलवेज डिक्रीजेस। आप लोगों के एग्जाम में यहीं से आ जाएगा बच्चों, ऑलवेज डिक्रीजेस, ओके। कटिंग फोर्स हमेशा बढ़ेगा जैसे ही नोज रेडियस बढ़ेगी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कटिंग पावर, ठीक है, जो होती है वो कटिंग फोर्स और कटिंग वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके आती है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है, ओके। हाँ, ओके। जो हीट अगर बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है मशीनिंग के दौरान, तो सरफेस फिनिश खराब होगी, डिटेरियोरेट, ठीक है, ओके। 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन विच मशीनिंग टेम्परेचर डिपेंड्स। मशीनिंग टेम्परेचर जो होता है वो किन 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है? देखिए, मशीनिंग टेम्परेचर 2 चीजों के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है बच्चों, याद रखना। एक तो कटिंग वेलोसिटी, और क्या बच्चों? एक तो कटिंग वेलोसिटी और एक कटिंग वेलोसिटी एंड अनकट चिप थिकनेस है बच्चों।
अनकट चिप थिकनेस, ठीक है, ये दिया नहीं है, यहां कर देते हैं बच्चों, चलो ये गलत हो गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा बच्चों अनकट चिप थिकनेस। इन दो चीजों पर कटिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कटिंग वेलोसिटी पर, ठीक है। अनकट चिप थिकनेस जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा, कटिंग वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। ये क्या कह रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही दो हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, ये मैंने लिख दिए हैं फैक्टर्स और इनके इंपैक्ट लिख दिए हैं कि क्या है क्या नहीं है, इन्हें एक बार देख लीजिएगा, खास तौर से ये 3 का टेम्परेचर पे इफेक्ट देख लेना, ठीक है। एक इसका देख लेना बच्चों, थर्मल, मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद देखिएगा बच्चों, ओके। टूल ज्योमेट्री का देख लेना, बस इतने ही देखना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बस ये याद रखना, ओके, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज, जो फेस होता है कटिंग टूल का, रेक फेस, वो ऐसे दिखता है साइड से, ऐसे मान लीजिए, ये है ना, दिस इज फेस, यहां पर रेक फेस, ठीक है, एंड फ्लैंक। अब एक फ्लैंक तो ये होता है, ये वाला, अब इसके और इसके बीच का एंगल तो कभी पढ़ा नहीं होगा आप, एक फ्लैंक ये होता है, तो इसे एंड फ्लैंक भी कहते हैं, इनके बीच का एंगल ये वाला क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को, लिप एंगल। और लिप एंगल किससे गवर्न होता है बच्चों, लिप एंगल को कौन गवर्न करता है, रेक एंगल, और इसकी वजह से क्या होता है, टूल की स्ट्रेंथ वेरी करती है, लोअर द लिप एंगल या हायर द रेक, लोअर द टूल स्ट्रेंथ। लिख देता हूं मैं, लोअर द लिप एंगल और हायर द रेक एंगल, हायर द रेक एंगल मीन्स लोअर टूल स्ट्रेंथ। अच्छा, कभी कभार ना टूल लाइफ इससे कनेक्ट करके आप लोग को समझनी पड़ेगी, टूल स्ट्रेंथ और टूल लाइफ अलग अलग है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का टूल की लाइफ भी कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मशीनिंग पैरामीटर। तो टूल लाइफ के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, वो कटिंग वेलोसिटी है, याद रखना, क्योंकि टूल की स्ट्रेंथ के लिए रेक एंगल है। बड़ा ही मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो एग्जाम होते हैं ना रेलवे के या जेई लेवल के, इनमें क्वेश्चंस इस तरीके से पूछते हैं कि जिंदगी भर का कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जैसे टूल लाइफ रेक एंगल पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, इनडायरेक्टली करती है भाई। अगर रेक एंगल बहुत ज्यादा है, टूल स्ट्रेंथ कम है, तो ऑब्वियस उसकी लाइफ कम ही होगी, ठीक है। बट ये कहना सही नहीं होता है, ये कहना सही नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो टूल लाइफ जो है वो आपने देखा टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन में 3 चीजों पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी, फीड, डेप्थ ऑफ कट। सरफेस रफनेस 2 चीजों पे मेनली डिपेंड करती है, फीड एंड नोज रेडियस, लेकिन सरफेस रफनेस आपका कटिंग वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, इसके अलावा टूल स्ट्रेंथ आपका रेक एंगल पे डिपेंड करती है। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा इस चीज को, इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद हमारे लिए आसान है ये चीज जानना, लेकिन किसी नए बच्चे के लिए बड़े मुश्किल हो जाती है। ओके, ये मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ लेना, ये मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता चल रहा हूं। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है बच्चों, वो आइडियली कितना होना चाहिए, उसका एंगल 0 रेक होना चाहिए। अब इस 0 रेक का काम क्या है, देखिए बच्चों, मान लीजिए आपका वर्क पीस है, इस पर ये आपका एक्सिस है जिस पर कटिंग टूल लगा है, इस तरीके से ये ऐसा है, मान लीजिए दिस इज नॉट, दिस इज पॉजिटिव रेक, ये पॉजिटिव बैक रेक एंगल है, बैक रेक एंगल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वर्क पीस ऐसे है, दिस इज द रेक एंगल, ठीक है। तो देखिए थ्रेड के लिए ना, थ्रेड के लिए ये जो पेनिट्रेशन है, इसमें पेनिट्रेशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागता है, यानी कि ये जो फोर्स लगाता है आपका कटिंग टूल, वो ऐसे लगाता है।
जबकि थ्रेड में बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए फोर्स, तो इस वजह से हम जीरो रेक एंगल लेते हैं, अलोंग द सेंटर लाइन ही होना चाहिए, जीरो रेक एंगल लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें ऐसे घुसने की कोशिश करेगा ना, इसमें ऐसे घुसने की, तो जब ये इसमें ऐसे घुसेगा तभी तो यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेड बनेंगे, तो बिल्कुल सपाट होता है ऊपर से कटिंग टूल, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नोज रेडियस। नोज रेडियस के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। इट इंप्रूव्स टूल लाइफ, ये टूल लाइफ इंप्रूव करता है, बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं। इट रिड्यूस द कटिंग फोर्स, नहीं, मैंने आपको बताया कि जैसे ही नोज रेडियस प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, हम कहां दिखाया, ये जैसे ही हम नोज रेडियस प्रोवाइड कराते हैं कटिंग फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियस है बढ़ेगा बच्चों, और काफी अच्छी क्वांटिटी में बढ़ता है, याद रखिएगा। इट इंप्रूव सरफेस फिनिश, इससे सरफेस फिनिश अच्छी होती है, बिल्कुल होती है बच्चों, बिल्कुल अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे ही आपका नोज रेडियस बढ़ेगी तो सरफेस रफनेस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बढ़िए, तो ये जो सरफेस रफनेस है ये घटेगी जैसे ही आर बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 and 3, 1 and 3। ओके, नोज रेडियस का किस किस चीज पे फर्क पड़ता है? सरफेस फिनिश पे सबसे पहली बार, टूल लाइफ पे पड़ता है, कटिंग फोर्स पे पड़ता है। ठीक है, सरफेस फिनिश बढ़ेगी, टूल लाइफ आपकी बढ़ेगी, कटिंग फोर्स भी बढ़ेगा, चिप फॉर्मेशन थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, चिप फॉर्मेशन थोड़ा सा कम होगा। वाइब्रेशन इन चैटर, अगर बहुत ज्यादा ले लिया आपने नोज रेडियस तो वाइब्रेशन चैटरिंग की भी समस्या देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर कम उसमें क्वांटिटी में सुटेबल नोज रेडियस लिए तो इससे वाइब्रेशन और चैटर कम भी होते हैं, याद रखिएगा। क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन, किसमें होती है सबसे ज्यादा क्रेटर वियर? दो ही में होती है, या तो इसमें हाई स्पीड स्टील में या फिर टंगस्टन कार्बाइड में। अब हाई स्पीड स्टील से कार्बन के पार्टिकल को बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस निकालना है, इज बिट डिफिकल्ट। क्रेटर वियर क्यों होती है बच्चों? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब प्रोड्यूस होता है बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस, या आपका हाँ टेम्परेचर की वजह से। तो क्या होता है कि चिप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कटिंग टूल के रेक सरफेस का कम होता है, तो क्या होता है कि कार्बन का एटम जो है बॉन्ड ब्रेक करके टूल मटेरियल में से चिप के साथ चिपक के मशीनिंग एरिया से बाहर निकल जाता है, तो रेक सरफेस पे गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर वियर कहते हैं, और ये अनअवॉइडेबल है, इसे कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो हाई स्पीड स्टील में ये कार्बन का जो बॉन्ड है स्टील के साथ, इट इज बिट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू टंगस्टन कार्बाइड टूल। इन दोनों में भी अगर पूछेगा किस में ज्यादा है चांसेस आने के, तो आप टंगस्टन कार्बाइड टूल ही बताएंगे। द प्राइमरी टूल फोर्स यूज इन कैलकुलेटिंग टोटल पावर कंजम्पशन। देखिए, टोटल पावर कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो कौन सा आपको फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा? तो इसने पहले लिखे प्राइमरी, ये मतलब कहने का मतलब यह है कि पावर कंजम्पशन निकालने के लिए हमेशा कटिंग फोर्स ही आपका यूज होता है, कटिंग वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन के साथ पावर आ जाती है। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? इस कटिंग फोर्स को हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ये यही है, सेम याद रखना, टेंजेंशियल फोर्स। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, नोज रेडियस, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, फीड। अब ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लगाना है टूल लाइफ पर, इनका जो इफेक्ट है उसकी मदद से। देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कट जो टूल लाइफ होती है उसके लिए टेलर्स ने एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया था कि टूल लाइफ इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग वेलोसिटी द पावर x, फीट टू द पावर y एंड डेप्थ ऑफ कट टू द पावर z। तो नोज रेडियस तो रही नहीं यहां पर, तो नोज रेडियस का तो सबसे कम है इफेक्ट, याद रखना। अब इसमें ये जो x पावर है ये सबसे बड़ी होती है, फिर y होती है, फिर z होती है। तो x पावर सबसे बड़ी है, यानी कि कटिंग वेलोसिटी का इफेक्ट टूल लाइफ पे सबसे ज्यादा पड़ता है। तो नंबर 1 पे डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है तो हम लिखेंगे बच्चों 2। उसके बाद फीड की पावर का नंबर आता है तो 4, 2, 4, 3, 1 है कहीं 2, 4, 3, 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द रेक एंगल इन ए ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल में जो रेक एंगल होता है बेसिकली उसी को हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेलिक्स एंगल भी कहते हैं, हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द हेलिक्स एंगल। तो जहां पे लैंड होती है ना, लैंड, दिस इज द लैंड। ये गलत बनाया थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहां बनाता हूं। ये आपका लैंड जो एक्सिस ऑफ ड्रिल के साथ एंगल बनाती है, इसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। अब ये हेलिक्स एंगल वेरी करता है, ये ऐसे नहीं होता
बिल्कुल कि हमेशा ये मैक्सिमम वैल्यू। ये जैसे जैसे आप नीचे अंदर की तरफ जाते हैं ये हर पॉइंट पे अलग आता है। इस पॉइंट पे कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट नीचे आएंगे तो कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं हेलिक्स एंगल वेरी करता है। तो पेरीफेरी से जब आप मेजर करते हैं हेलिक्स एंगल, पेरीफेरी का जो लैंड होता है, ये इस तरीके का जो पोर्शन होता है कटिंग टूल पर, ये इसके इस पॉइंट से पेरीफेरी से जब आप टेंजेंट लेके बनाते हैं ऐसे, तो ये आपका हेलिक्स एंगल की वैल्यू जो जनरली हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी कहानी है। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल को रेक एंगल कहते हैं ड्रिल बिट के केस में। तो पेरीफेरी पर ये रेक एंगल, ये हेलिक्स एंगल मैक्सिमम होता है और उसी मैक्सिमम वैल्यू को आप रेक एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेक एंगल। लेकिन जैसे ही रेक एंगल आपका आप अंदर की तरफ जाएंगे सेंट्रल लाइन की तरफ ड्रिल बिट की, तो रेक एंगल आपका मिनिमम होता चला जाएगा। तो वेरीज फ्रॉम मिनिमम नियर द डेड सेंटर। डेड सेंटर मतलब वेब जो होती है ड्रिल बिट की वेब, वहां पे आपका रेक एंगल सबसे कम होता है और मैक्सिमम वैल्यू होती है पेरीफेरी पर। तो ये याद रखना बच्चों आप लोग। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अप्रोच एंगल इन केस ऑफ जीरो कटिंग, जीरो साइड कटिंग एज टूल। अप्रोच एंगल, अप्रोच एंगल क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए ये आपका ऑब्लिक कटिंग टूल है, मान लीजिए दिस इज द ऑब्लिक कटिंग टूल। ठीक है, ये तो अप्रोच एंगल क्या होता है कि साइड कटिंग एज जो फीड डायरेक्शन के साथ, फीड डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला एंगल, इसे अप्रोच एंगल कहते हैं। तो एक्चुअली जो कटिंग एज होती है वो इस एंगल से अप्रोच करती है वर्कपीस की तरफ। तो इट इज द एंगल बाय विच कटिंग टूल इज अप्रोचिंग द वर्कपीस। तो अगर आपका साइड कटिंग एज एंगल 0 है, अब होता क्या है बच्चों कि साइड कटिंग एज एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री माइनस अप्रोच एंगल के बराबर होता है। अब अगर ये 0 है तो अप्रोच एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। अब इसकी कुछ वैल्यू है तो अप्रोच एंगल थोड़ा कम होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, तो ये होता है बच्चों अप्रोच एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक, इसी तरीके से फीड का भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये मान लीजिए कटिंग टूल का हिस्सा है, तो जब कटिंग टूल की हम फीड इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो इसे बस फीड कहते हैं। लेकिन एक्चुअली भाई वर्कपीस यहां है ना, ये दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है ना। तो कटिंग एज तो बेसिकली यूं बढ़ रही है ना वर्कपीस की तरफ, ऐसे थोड़ी जा रही है, तो कटिंग टिप जा रही है ऐसे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल फीड है अलोंग द एक्सिस ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस के एक्सिस के अलोंग जब आप फीड देते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फीड कहते हैं। लेकिन कटिंग एज एक्चुअली जिस फीड के साथ आगे बढ़ती है वर्कपीस की तरफ वो ये है, इसे कहते हैं बच्चों ट्रू फीड। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ट्रू फीड कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रू फीड। ठीक है, और ट्रू फीड जो होती है बच्चों वो बराबर होती है लॉन्गिट्यूडनल फीड साइन फाई एस के, साइन फाई एस के। समझ में आ गई बात बच्चों? ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बता दिया आपको। ये जो एंगल होता है ये यहां से यहां तक का, ये तो साइड कटिंग एज एंगल होता है, जबकि ये साइड कटिंग एज इस फीड डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसे अप्रोच एंगल कहते हैं, प्लेन अप्रोच एंगल या अप्रोच एंगल। और इधर वाला जो एंगल होता है बच्चों ये वाला एंगल, ये वाली एंड कटिंग एज जो फीड के साथ डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एंड कटिंग एज एंगल। ये 3 एंगल आपको देखने को मिलते हैं लास्ट टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए टूल लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस द टूल लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा टूल लाइफ, और बहुत आसान है बच्चों। VT टू दी पावर n इक्वल्स टू मशीनिंग कांस्टेंट C। n एक्सपोनेंट है, डिपेंड करता है कि टूल मटेरियल कौन सा है। बस तो आपको ये याद रखना है V1 T1 टू दी पावर n इक्वल्स टू V2 T2 टू दी पावर n। ये तो आप ऐसे लिखना, डायरेक्ट ऐसे याद कीजिए, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 टू दी पावर n।
अब v1 कितना है, अब ध्यान से देखना, डबलिंग द कटिंग स्पीड, यानी कि अगर वेलोसिटी भी v1 v थी उसे आपने डबल कर दिया। अब जैसे ही स्पीड बढ़ेगी टूल लाइफ घटेगी, रिड्यूसेस द टूल लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मान लीजिए आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी टूल लाइफ की वो t थी, तो अब वो हो गए t/8 टू द पावर n। इससे कट जाएगा, ये t से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 टू द पावर n। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 1/2 रह जाए, ऑब्वियस है, कितनी होगी बच्चों, 1/3 क्यूब रूट ले लो 8 का तो 2 आ जाएगा नीचे। अगला क्वेश्चन, क्रेटर वियर स्टार्ट्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप। जो क्रेटर वियर होती है बच्चों, याद रखिएगा, मान लीजिए दिस इज द कटिंग टूल, तो क्रेटर वियर ना इस पॉइंट से 2 से 3 mm जो होती है बच्चों आगे जाती है, यहां पे आपका गड्ढा बनेगा इस तरीके से क्रेटर वियर का। रीजन क्या है बच्चों, कटिंग फ्लूइड कैन नॉट पेनिट्रेट द रीजन, स्ट्रेस ऑन रेक सरफेस इज मैक्सिमम एट दैट रीजन, टूल स्ट्रेंथ इज मिनिमम, या टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम। टेम्परेचर से रिलेटेड है, डिफ्यूजन से रिलेटेड है क्रेटर वियर। तो इस पॉइंट पर ही एक्चुअली चिप रब होती है। रब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं होगी, थोड़ा सा पीछे जाके होती है, ऐसा होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये आपका कटिंग टूल है, तो चिप जो होती है ना, चिप वो ऐसे इस पॉइंट पे देखिए रब होती है, तो यहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है बच्चों, इस वजह से वहां पर क्रेटर वियर जो है टिप से थोड़ा 2-3 mm आगे मिलती है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन। इफ ए इज द रेक एंगल, इफ ए इज द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, ए नहीं है बेटा, ये अल्फा ही है। If alpha is the rake angle of the cutting tool, phi is the shear angle, b is the cutting velocity, then velocity of chip sliding along the shear plane is given by, ठीक है, ओके। मान लीजिए दिस इज द वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस है, एंड दिस इज द कटिंग टूल, दिस इज द कटिंग टूल, ये आपका कटिंग टूल, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, ये शेयर प्लेन है, तो शेयर प्लेन कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बना रहा है। ये जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है रेक एंगल अल्फा, ठीक है, ओके। ये होगी वेलोसिटी vs शेयर वेलोसिटी, यानी कि चिप वर्कपीस से कितनी वेलोसिटी के साथ अलग हो रही है, तो ये वो वेलोसिटी, ये शेयरिंग वेलोसिटी, ठीक है। एक चिप ऐसे मूव करेगी तो एक इस डायरेक्शन में आपका, ये आपका चिप फ्लो वेलोसिटी है अलोंग द चिप टूल इंटरफेस, इसके अलोंग बिल्कुल ये चिप फ्लो वेलोसिटी है। एंड फाइनली बच्चों आपका ये आपकी कटिंग वेलोसिटी है VC, ठीक है, ओके। तो VC ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक इसी के पैरेलल जैसा डायग्राम में है, ठीक है। और ये VS आप ड्रॉ कीजिए इस तरीके से VS, और ये ड्रॉ कीजिए VF, आई एम सॉरी, ठीक पैरेलल, जैसे आप वेक्टर डायग्राम बनाते हैं ऐसे, VF ऐसे, ठीक है। तो VC और VS के बीच का एंगल तो आपको पता है फाई, ठीक है। VF, ठीक है। VF वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल है बच्चों ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो गया भाई। VF इस वर्टिकल के साथ, VF वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल, यानी कि बैक रेक एंगल बना रहा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये फाई, तो ये कितना होगा बच्चों, बाकी बचा हुआ कितना होगा, है? हाँ, इसे 180 में से घटा दीजिए, इन दोनों एंगल को जोड़ के कि 5 प्लस 90 माइनस अल्फा होना ही था, इसलिए तो मैं लिख रहा था इसे। हाँ, नीचे लिख देता हूं मैं 5 प्लस 90 माइनस अल्फा, ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 5 प्लस 90 प्लस 90 माइनस अल्फा, करेक्ट।
तो माइनस, अब ब्रैकेट को खोलिए, 180 -5 -90 प्लस अल्फा, ये हो गया। तो क्या बचेगा, 90 -5 प्लस अल्फा, तो 90 -5 माइनस अल्फा, ऐसा बचेगा। तो ये एंगल भी आपको पता चल गया। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शेयर प्लेन। आपको वीएस निकालना है, वीएस, ठीक है। तो अब ये तीनों एंगल आपको पता चल गए, 90 -5 माइनस अल्फा, ये हो गया आपका 90 -5 माइनस अल्फा। बस अब क्या कीजिए, लिखिए VC और इसके जो सामने एंगल है ये वाला, इसका कॉस ले लीजिए। इसका कॉस होगा 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, यानी कि कॉस 5 माइनस अल्फा इक्वल्स टू VF, चिप फ्लो वेलोसिटी है ये, अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, साइन रूल लगा रहा हूं बस मैं, साइन 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू VS और इसके सामने वाले एंगल का साइन, तो साइन 90 माइनस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा। अब V क्या है बच्चों, V इज द कटिंग वेलोसिटी, तो VC की जगह मैं V लिख सकता हूं। मुझे निकालना है VS, तो इन दोनों टर्म को लीजिए और यहां से VS क्या आ जाएगा, कटिंग वेलोसिटी इंटू कॉस अल्फा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कटिंग वेलोसिटी हमें क्या निकालना है, देन द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शेयर प्लेन, शेयर प्लेन यानी कि VS निकालनी है। हाँ तो ठीक है, तो VS जो है वो हो जाएगी आपकी कॉस अल्फा, VC कॉस अल्फा अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा। यहाँ सब में फाई दिया है इन्होंने, क्या पूछा है, क्या होगा, एक सेकंड बेटा, मुझे भी असल में फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं रहे अब, इस वजह से डायरेक्ट इनका आंसर मुझे भी याद नहीं रहा, मैं भी बस सॉल्व करके दे। वैसे गलत है, ये प्रैक्टिस होने चाहिए याद, ये याद होने चाहिए, ठीक है, ये याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि याद होंगे तभी तो फटाक से आंसर दोगे। इतना लंबा थोड़ी टाइम लगाओगे आप, इतना लंबा नहीं लगाना ना आपको। हाँ ये हमारा सही है आंसर, देखो इनका गलत है, ये हमारा सही है आंसर, ये ना ये, हाँ ये सब जगह कॉस अल्फा है। अब देखो ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, VC कॉस अल्फा अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा, ठीक है, ठीक है। चलिए मैंने तो डेरिवेशन करा दिया आपको, आप खुद देख लेना। फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, टूल शुड है, मैंने आपको बताया ब्रास के लिए भी 0 रे का एंगल लेते हैं। ब्रास ना काइंड ऑफ हार्ड मटेरियल है, काइंड ऑफ ब्रिटल मटेरियल है, बट सॉफ्ट है, जैसे कास्ट आयरन है, वो हार्ड भी है और ब्रिटल भी है, लेकिन ब्रास ना सॉफ्ट है और ब्रिटल है। तो ऐसे मटेरियल के लिए इसके पीछे कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि आप कुछ मैं बता रहा हूं इसकी वजह से ही हमेशा 0 रे का एंगल लिया जाएगा, नहीं, इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स। तो ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये फिक्स है, ठीक है, हाँ 0 रे का एंगल, बट कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है 0 रे। फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग अनकट चिप थिकनेस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू, ऑर्थोगोनल मशीनिंग में याद रखना, और जो अनकट चिप थिकनेस है ना, मान लीजिए अनकट चिप थिकनेस A1 है, तो वो बराबर होती है बच्चों F साइन 5, F साइन 5 S, हाँ नहीं सॉरी F साइन नहीं, F साइन 5 क्या है बच्चों आपका, 5 है अप्रोच एंगल,
अप्रोच एंगल, ठीक है, या एफ कॉस फाई एस, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मशीनिंग में या तो फाई 90 होता है या फाई एस आपका 0, बात एक ही है, ये मैं समझा चुका हूं अभी आपको, दोनों में आपको पता है रिलेशन क्या, फाई एस इक्वल्स टू 90 माइनस फाई। तो अगर मान लीजिए कॉस 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन 90 रखेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो A1 इक्वल्स टू एफ, तो डेप्थ किसके बराबर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फीड के बराबर होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फीड के बराबर होता है ऑर्थोगोनल मशीनिंग में। व्हाट विल बी द सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस। अच्छा, सरफेस रफनेस की जो सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू होती है CLA वैल्यू कहा जाता है, वो बराबर होती है बच्चों आपकी H मैक्स डिवाइडेड बाई 1/4, किसका, हाईएस्ट मैक्सिमम सरफेस रफनेस। आप देखें मैक्सिमम सरफेस रफनेस का क्या मतलब, मान लीजिए आइडियल सरफेस ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरफेस की रफनेस कुछ इस तरीके से है। अब आप इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट देखिए, मान लीजिए ये है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट देखिए आप, मान लीजिए ये है लोएस्ट, तो इनके बीच की जो रफनेस आएगी ये कहलाएगी बच्चों H मैक्स, और सेंटर लाइन एवरेज में इसका 1/4 कर दीजिए तो सरफेस रफनेस की सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू आ जाए। कई मेथड होते हैं सरफेस रफनेस को निकालने के लिए, ठीक है। इफेक्टिव वे टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है, इफेक्टिव वे टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है। इफेक्टिव, इंक्रीज रेक एंगल को इंक्रीज कर दीजिए, डिक्रीजिंग कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी को डिक्रीज कर दीजिए, अप्लाइंग कटिंग फ्लूइड बाय एडिंग सल्फर, लेड, फास्फोरस इन माइल्ड स्टील। सभी है यार, ये सब है। इफेक्टिव वे से क्या मतलब हो गया, इफेक्टिव वे तो जो है बच्चों वो फिर ये हो जाएगा इसमें सबसे, क्योंकि देखिए रेक एंगल जो एक बार ले लिया, कटिंग फ्लूइड आपके पास है तो ठीक है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है कर देता है काम, लेकिन ये कूलेंट मेनली होता है, लुब्रिकेशन तो सेकेंडरी काम है ना इसका। और बाय एडिंग सल्फर, लेड, पी, अब ये माइल्ड स्टील इन सल्फर, लेड या फास्फोरस को मिलाने में फ्री कटिंग स्टील बन जाए, तो इसकी तो मशीनेबिलिटी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ द लेस कटिंग फ्रिक्शन। लेकिन किसी ये फ्री कटिंग स्टील ही दिया जाएगा तभी तो ऐसा होगा ना, हर स्टील के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इनमें सबसे अच्छा है आप कटिंग वेलोसिटी को डिक्रीज कर दीजिए, ये इफेक्टिव वे है, ठीक है। स्पाइरल चिप्स आर फॉर्म्ड, स्पाइरल क्या है, एक तो होती है चिप्स ऐसी, इसे कहते हैं हेलिकल, ये ऑब्लिक कटिंग में बनती है बच्चों, ये किस में बनती है, ऑब्लिक कटिंग में। और स्पाइरल जो होती है चिप वो एक ही जगह इकट्ठी होती रहेगी और ऐसा जैसा आपका टॉर्जन स्प्रिंग होता है इस टाइप से बनती रहेगी, ऑर्थोगोनल कटिंग में बनेगी बच्चों, ठीक है। शेयर एंगल डिपेंड्स ऑन, शेयर एंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, tan फाई शेयर एंगल, मान लीजिए शेयर एंगल इज इक्वल टू R cos अल्फा अपॉन 1 माइनस R sin अल्फा। R क्या है बच्चों, चिप थिकनेस रेशो, चिप थिकनेस रेशो, ये है बच्चों चिप थिकनेस रेशो R, और अल्फा है आपका बैक रेक एंगल। तो इन्हीं दो चीजों पे होगी, रेक एंगल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चिप थिकनेस रेशो, रिलीफ एंगल। तो शेयर एंगल डिपेंड्स अपॉन, वैसे तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है, चिप थिकनेस रेशो पे भी, रेक एंगल पे भी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी बिल्कुल करता है, लेकिन 1 2 3 कहीं मुझे दिख नहीं रहा। रिलीफ एंगल पे नहीं डिपेंड करता, इस पे डिपेंड नहीं करता। 1 2 3 अगर यहां होता तो मैं लगा देता, तो अभी आप 1 and 3 लगा दीजिए, 1 and 3 लगा दीजिए, ठीक है। व्हाट आर द फेवरेबल कटिंग कंडीशन, फेवरेबल कटिंग कंडीशन क्या होती है, देखिए तीन चीजें डिफाइन करनी होती है, एक तो अल्फा, एक शेयर एंगल, ठीक है, बीटा लेता हूं वैसे मैं तो अपने नोट्स में शेयर एंगल, आप कुछ भी ले लेना, फाइल ले लेना, जो भी मर्जी है यार, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन तीन चीजों को डिफाइन करना होता है, ठीक है।
तो ये कह रहा है शेयर एंगल शुड बी, अब ये तीनों चीजें आपकी देखो, ये आपकी हाई होनी चाहिए, हाई, ये आपका हाई होना चाहिए और ये लो होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या है। शेयर एंगल शुड बी लोअर, शेयर एंगल शुड बी हायर, पहले तो ये 2। रेक एंगल शुड बी लोअर, रेक एंगल शुड बी हायर, ये हायर होना चाहिए, ये 4। चिप थिकनेस रेशो, चिप थिकनेस रेशो शुड बी हायर। चिप थिकनेस रेशो क्या होता है बच्चों आपका, R इक्वल्स टू A1 अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस। अब इसके हायर का मतलब यही है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। वैसे बेसिकली A1 हमेशा छोटा होता है A2 से, तो 1 से छोटी आती वैल्यू, तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। तो A1 और A2 का खेल देखिए बच्चों, कि अगर A2 कम से कम है तो ये ज्यादा होगा, तो R शुड बी हायर। तो 2 3 4 है कहीं नहीं, सॉरी 2 4 5, हाँ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? विच फोर्स इज यूज टू इंटैक्ट द टूल एंड वर्क मटीरियल, वो टूल और वर्क मटीरियल के बीच हमेशा कॉन्टैक्ट बना रहे, इसके लिए कौन सा फोर्स जो है बच्चों वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना बच्चों, थ्रस्ट फोर्स, ये एक्सियल मत लिखना, ना ही रेडियल लिखना, ठीक है। देखिए जो कटिंग फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है ऐसे, दिस इज कटिंग फोर्स, और थ्रस्ट फोर्स ऐसे होता है, थ्रस्ट फोर्स हमेशा कटिंग एज के परपेंडिकुलर लगेगा। अब थ्रस्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक तो होता है आपका एक्सियल और एक होता है बच्चों, ये तो एक्सियल होता है थ्रस्ट फोर्स PA, और ये होता है रेडियल PR, और ये आपका क्यूब इस तरीके से बनता है। ऐसे ये बनता है, और इनका जो वो आएगा रिजल्टेंट, वो ये आएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर रिजल्टेंट। तो ये हो गया आपका कटिंग फोर्स PZ। तो वैसे तो बेसिकली जो है बच्चों PXY थ्रस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर ये PXY है आपका रिस्पॉन्सिबल ऑब्लिक कटिंग में, ऑब्लिक, खैर इतनी डिटेल में मत जाना आप, ठीक है। अदरवाइज P है ऑर्थोगोनल में, याद रखें। असल में ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि PR 0 हो जाता है, ऑर्थोगोनल में PR 0 हो जाता है, तो जाहिर सी बात है PXY PA हो जाएगा। तो इस वजह से मेनली आपका आंसर थ्रस्ट फोर्स है। थ्रस्ट फोर्स ही वर्कपीस और कटिंग टूल को आपस में कनेक्ट रखता है ड्यूरिंग द मशीन, विच है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इन सारे फोर्सेज में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैंने बताया, कटिंग फोर्स वेक्टर डायग्राम से भी देख सकते हैं, सबसे लंबा वेक्टर किसका, PZ का। विच वन इज नॉट अजम्पशन फॉर मर्चेंट सर्किल एनालिसिस। मर्चेंट सर्किल एनालिसिस जब आप करते हैं कुछ अजम्पशन करते हैं, जैसे कटिंग टूल शार्प होना चाहिए, कंटिन्यूस चिप बननी चाहिए, ठीक है, नो ब्यूल्टा पैच, कोई ब्यूल्टा पैच नहीं बननी चाहिए बच्चों, ठीक है। कांस्टेंट कटिंग वेलोसिटी ये भी है, कांस्टेंट अनकट चिप थिकनेस ये भी है, शेयर प्लेन स्ट्रेस, रीजन नहीं होगी, शेयर प्लेन होगा बच्चों, और टूल वर्कपीस कांटेक्ट हमेशा रिमेन होना चाहिए, रिमेन्स, ठीक है। तो इसमें तो सब एनालिसिस, तो इसका तो आंसर डी हो जाएगा। अच्छा एक और याद रखना बच्चों कि जो कटिंग टूल की विड्थ है वो चिप की विड्थ से ज्यादा होनी चाहिए, कि ये भी मानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहीं लिखवाए हुए हैं वैसे नोट्स में, आप लोग वहीं से याद करके आंसर दीजिएगा। ये देखिए, ये तो मैंने दे दिए सारे यहीं, ठीक है, ये सारे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैंने किसी में ना लिखवाया हो, जैसे टूल वर्कपीस कांटेक्ट हमेशा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये भी होता है। अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो मशीनिंग नहीं होगी, तो एनालिसिस कहां से होगा। अगला क्वेश्चन, विच एंगल रिलेशनशिप थियरी इज कंसीडर्ड दैट शेयर प्लेन इज लोकेटेड वेयर लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखिए जब भी लीस्ट एनर्जी की बात होगी बच्चों, तो आप लोग हमेशा अर्नस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी को कंसीडर करेंगे। ली एंड शेफर थ्योरी को हम कहते हैं बच्चों स्लिप लाइन थ्योरी, स्लिप लाइन थ्योरी, स्लिप लाइन थ्योरी कहा जाता है बच्चों ली एंड शेफर को, याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही याद है, क्यों है ऐसा क्यों नहीं है, तो प्लीज बेटा अब तो टाइम नहीं है ये बात समझने का, क्यों है क्यों नहीं है।
A cylindrical jaw of 50 mm diameter stand on lathe by 200 rpm speed. A cutting force of 2 kilonewton is required to cut the material. What is the amount of required energy for cutting action? अच्छा, ठीक है, तो कटिंग एनर्जी कितनी चाहिए, कटिंग पावर ही एक्चुअली कह रहा है वो, तो वो होता है बच्चों कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी, ऐसे मानिए, ठीक है। तो कटिंग वेलोसिटी ऑफ द कटिंग फोर्स कितना है बच्चों आपका 2000 न्यूटन, और कटिंग वेलोसिटी निकल जाएगी इससे डायमीटर से और आरपीएम से, किस फॉर्मूले से, पाई डी एन, ठीक है, और इसे 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये मीटर पर मिनट में आ जाएगी, किसमें, मीटर पर मिनट, ठीक है। तो देखो करके कैलकुलेशन 2000 इंटू पाई इंटू डी कितना है 50 इंटू एन कितना है 200 अपॉन 1000, इससे कट गया तो ये आ जाएगा आपका 400 2000 पाई, 2000 पाई आ गया बच्चों, तो 6.28 इंटू 10⁻³ इतने वाट, नहीं सॉरी वाट नहीं, अच्छा ये आया है आपका न्यूटन पर मिनट। अब इसे 60 से डिवाइड कर देना, 6.28 इंटू 10⁻³ अपॉन 60, इससे डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कर देना, करके देख लेना आप लोग। अब ये पूछ रहा है कि अगर MRR इतने mm³ पर मिनट है तो स्पेसिफिक कटिंग पावर कितनी होगी। स्पेसिफिक कटिंग पावर कुछ नहीं होता बेटा, फॉर्मूला याद रखिए बस डायरेक्ट, P अपॉन MRR, दैट्स इट। अब MRR का ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये mm³ पर मिनट, इसे mm³ पर सेकंड में लाना पड़ेगा, इसे mm³ पर सेकंड में लाना पड़ेगा और मीटर में भी, ठीक है, हाँ मीटर में भी लाना पड़ेगा, क्लियर भाई। ये जो आंसर आएगा ना, कितना आ गया है, कैलकुलेटर है क्या मेरे पास, हाँ हमें तो आलस आने लगा अब। 6.28 डिवाइडेड बाई 6, 1.047 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा बच्चों 104.7 वाट, ठीक है, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 104.7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻6, ये तो हो गया -9 मीटर क्यूब अपॉन 60 मिनट का, 60 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 104.7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20, 314 पॉइंट, सॉरी हाँ 0.1 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जूल पर सेकंड, इसका यूनिट आ जाएगा आपका जूल पर सेकंड अपॉन, हाँ जूल पर mm³, जूल पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 314 जूल पर mm³, 314 जूल पर mm³, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैं तो फॉर्मूला का यूज बता रहा था, आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच वाइल मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल विच टाइप ऑफ चिप्स आर फॉर्म्ड। जब आप डक्टाइल मटेरियल को मशीन करते हो तो देखो बेटा, इस पे क्वेश्चन पे हमेशा मैं भी कंफ्यूज रहा हूं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता क्योंकि कोई क्लियर इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल को जब भी आप मशीन करोगे तो आपका पहला आंसर कंटिन्यूअस चिप होगा। अगर उसने कह दिया कि वाइल मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल विद लो कटिंग वेलोसिटी, लो कटिंग वेलोसिटी या हाई फीड और डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर है, इसकी बार बार आप लोग पूछते हैं ना डाउट में भी, तो इसको आप वो कर लेना। अगर ऐसा कहा उसने ऐसा, तब आप इसका आंसर ये देंगे। डक्टाइल पूछा है तो सीधा ये दीजिए बस, क्योंकि उसने हमें यहां कटिंग वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। और ये मैं आपको एक रेफरेंस आंसर बता रहा हूं, रेफरेंस बुक से, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल कंटिन्यूअस चिप कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिल्टअप एज के लिए और भी कंडीशन होती है। वैसे आपको मैंने भी पढ़ा यार, बुक्स में भी है कि डक्टाइल मटेरियल के साथ बिल्टअप एज बनती ही बनती है, लेकिन वो टूट जाती है, तो उसका बनना ना बनना एक है। लेकिन जब कंडीशन लोअर कटिंग वेलोसिटी की हो या हायर फीड की या डेप्थ ऑफ, तो डक्ट जो आपकी बिल्टअप एज है वो सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट। तब आपको बताना पड़ता है कि बिल्टअप एज बनेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। सुटेबल मशीनिंग स्पीड इन mm पर मिनट फॉर एल्यूमिनियम। अब ये डेटा है, इसे तो याद करना ही है, तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल दे दी है, वेरीफाइड टेबल है बच्चों। एल्यूमिनियम के लिए 60 to 90, ब्रास के लिए 40 to 75। एक तो एल्यूमिनियम का याद रखो, कास्ट आयरन का याद रखो, माइल्ड स्टील का याद रखो। स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम के लिए सबसे कम जो होगी वो चूज करना बच्चों, ठीक है। हाँ, जो सबसे कम होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या था, एल्यूमिनियम के लिए 60 to 90, ठीक है। ये तो डेटा बेस्ड है, ऐसे तो अगर आ रहा होगा तो करना, नेगेटिव मार्किंग मत कर लेना इसमें। आएगा वैसे ये इसी के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। इफ द केमिकल एफिनिटी इज हाई बिटवीन टूल एंड वर्क देन विच प्रॉब्लम एसोसिएट्स। अगर केमिकल एफिनिटी बहुत ज्यादा है टूल और वर्क के बीच, तो कौन सी प्रॉब्लम इनमें से देखने को मिलती है। क्रेटर वियर देखने को मिलती है, फ्लैंक वियर, बिल्टअप एज या चिपिंग ऑफ टू, या चिपिंग ऑफ टू। अगर केमिकल एफिनिटी बहुत हाई है ना, तो एक तो क्रेटर वियर हाई हो जाएगी और एक बिल्टअप एज बनेगी, तो ए एंड सी। चिपिंग ऑफ टूल और फ्लैंक वियर से, फ्लैंक वियर घिसाव की वजह से होती है और चिपिंग ऑफ टूल तो शुरू में ही टूट जाए, इतना टेम्परेचर ही ना हो कि केमिकल रिएक्शन हो, तो इन दो का रीजन हो सकता है। अरेंज द टूल मटेरियल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस जिसकी सबसे ज्यादा वो सबसे आखिर में आएगा, जिसकी सबसे कम वो सबसे पहला आ जाएगा। तो हॉट हार्डनेस तो सबसे कम बच्चों होगी HSS की, उसके बाद होगी कार्बाइड, फिर सिरेमिक, और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड की तो लगभग डायमंड जैसी होती है, सबसे ज्यादा डायमंड की होगी बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2, 3, 1, 4। है कोई ऑप्शन? 2, 3, 1, 4, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हॉट हार्डनेस, हाई टेम्परेचर पे भी स्ट्रेंथ को रिटेन करना हॉट हार्डनेस कहलाता है। अरेंज द टूल मटेरियल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग टफनेस। अब टफनेस क्या होगा बच्चों, याद रखना, हॉट हार्डनेस का एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन वही है, बस अब सबसे कम किसकी होगी टफनेस बच्चों, 4, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, फिर सिरेमिक, फिर कार्बाइड, और सबसे ज्यादा इनमें से किसकी होगी बच्चों, हाई स्पीड स्टील की, 4132। 4132 ये मैंने ही बनाया है क्वेश्चन एक्चुअली, इस वजह से इसके ऑप्शन में दे नहीं पाया। 4132 इसका उल्टा कर देना बच्चों, इसे ठीक कर देता हूं, 4132, या फिर यहां पे अच्छा इंक्रीजिंग कह रहा है, हाँ इंक्रीजिंग ही तो दिया है, ठीक है। यहां पे डिक्रीजिंग कर देना तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ स्टेलाइट टूल मटेरियल कंटेन्स कोबाल्ट। जो स्टेलाइट होता है इसमें सबसे ज्यादा 3 चीजें होती हैं, एक तो कोबाल्ट होता है बच्चों लगभग 50 से 60%, क्रोमियम होता है 25 से 33%, और टंगस्टन होता है 4 से 18%। बाकी सब आपके 1 से 3% होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, यही होगा इसका आंसर, ठीक है।
कंपोजिशन ऑफ स्टेलाइट टूल मटेरियल कंटेन्स कोबाल्ट। अरे इतनी बार कैसा आ गया? अच्छा सेम क्वेश्चन। विच टूल इज मेड ऑफ कास्टिंग? कौन सा टूल जो है वो कास्टिंग प्रोसेस से बनता है? देखिए सारे बनते हैं पाउडर मेटलर्जी से, सिर्फ स्टेलाइट ऐसा होता है जो कास्टिंग से बनता है, याद रखना, इसलिए इसे कास्ट टूल भी कहा जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन द बाइंडर फॉर सीमेंटेड कार्बाइड टूल? बाइंडर का काम कौन करता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल में? सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड में जो टंगस्टन और कार्बन को बाइंड करता है वो होता है बच्चों कोबाल्ट, याद रखना, ठीक है, कोबाल्ट। आपका काम है आज पता लगाना कितने परसेंट होता है। कोटेड टूल ऑफन यूज विच मटेरियल टू रिड्यूस फ्रिक्शन? कोटेड टूल होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बाइड का टूल है टंगस्टन कार्बाइड, तो उसके ऊपर सिरेमिक की कोटिंग कर देते हैं, और सबसे अच्छा सिरेमिक कोटिंग ये है बच्चों टाइटेनियम नाइट्राइड। इससे टूल लाइफ इनहेंस हो जाती है, वेलोसिटी जिस पर वो काम कर रहा था, ठीक है, जैसे कार्बाइड का जो टूल होता है वो 250-300 तक ही ठीक काम करता है, ये 500-550 तक चला जाता है मीटर पर मिनट। सीमेंटेड कार्बाइड टूल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ? सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल होते हैं बच्चों उनमें टिपिकली क्या क्या होता है? 80 से 90% टंगस्टन कार्बाइड होता है और 10 से 20% कोबाल्ट होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। भाई इतना तो नहीं, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, नीचे वाले तो गलत है, कोबाल्ट को तो बाइंडिंग का काम करना है तो रहेगा ही रहेगा। व्हाट इज द टिपिकल कार्बन कंटेंट इन हाई स्पीड स्टील? हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन कंटेंट होता है 0.5 से 0.9% तक होता है, तो इसका ए ऑप्शन लगाइएगा। कहीं कहीं इसका आंसर 1 to 2% लगाया गया है, गलत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टंगस्टन इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल? अभी बताया 80 to 90%, ठीक है। मैच द कटिंग टूल मटेरियल विद इट्स टिपिकल कंपोजिशन। अच्छा, हाई स्पीड स्टील में क्या क्या होता है बच्चों? हाई स्पीड स्टील में क्या क्या होता है वो ये पूछ रहा है। सीमेंटेड कार्बाइड में क्या, सीमेंटेड कार्बाइड में क्या होता है, सिरेमिक में क्या होता है, डायमंड में क्या? अरे ये तो बहुत आसान हो गया। हाई स्पीड स्टील में बेसिकली 3 चीजें होती हैं बच्चों, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। आपको ये क्वेश्चन कई बार करा चुका इसलिए नहीं करा रहा हूं, 18/4 ठीक है। और इसमें कोबाल्ट भी होता है जो बाइंडर का काम करता है, इसमें भी कोबाल्ट बाइंडर का काम करता है। कार्बन तो होता ही होता है, ठीक है। तो ए का 1 हो जाएगा। सीमेंटेड कार्बाइड का पढ़ लिया आपने, टंगस्टन कार्बाइड एंड कोबाल्ट। सिरेमिक में बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है सबसे ज्यादा, सिलिकॉन नाइट्राइड भी हो सकता है। डायमंड जो है बच्चों कार्बन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। टूल मटेरियल और मशीनिंग स्पीड, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई स्पीड स्टील बिल्कुल सही है, यही होगी, 25 से 30 के आसपास होती है। कार्बाइड की 150 से 200, वैसे 250 तक भी जाती है, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है, बल्कि ये आपका 300 तक चली जाती है। सिरेमिक 300 से 800 बिल्कुल सही है, और डायमंड सीबीएन की 1000 से ज़्यादा, ठीक है। 1 2 3 4 ये सब डिज़ाइन मैंने किए ताकि आपको याद रह जाए ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे होती है। अभी और क्वेश्चन होने हैं मशीनिंग में, मशीन से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे फुल्ली डिपेंडेंट हो। देखिए मैं आपको बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं। लाइव भी इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आप लोग आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को करने में 2 घंटे लग जाएंगे। लाइव में प्रॉब्लम होती है, किसी का डाउट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो अब इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। ये दोनों को जो लेक्चर हैं बच्चों, ये हमारे कोर्स में भी जाएंगे आज, इनकी PDF भी आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।